वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकाट्रॉनिक्स। ये इंजीनियरिंग के छात्रों को, बीटेक के छात्रों को फर्स्ट ईयर में प्रथम साल में प्रथम वर्ष में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उस चैप्टर में जैसे आप जानते हैं 100 नंबर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होना होता है और उसमें सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइड रहता है, 5 भागों में डिवाइड रहता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक यूनिट लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन हर यूनिट से पूछे जाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पोर्शन थोड़ा न्यूमेरिकल है। ठीक है, और आप लोगों से थोड़ा अनजान टाइप का टॉपिक है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसी चीज़ अभी स्टार्टिंग में उठा रहे हैं जो आपने डेली लाइफ में देखी है, चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं, तो उसको जल्दी ग्रैस्प कर लेंगे आप लोग, यानी उसको पकड़ने की चाहत आप पे अच्छी रहेगी, यानी कि आप कह सकते हैं इजीली आप समझ सकते हैं उसको। इसलिए दूसरी यूनिट हमने उठाई है, कवर हम सारी यूनिट करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी देखते हैं दूसरी यूनिट में क्या है। सबसे पहला टॉपिक हो जाता है इंजन। ठीक है, तो देखिए जब अचानक से आपके सामने नाम आता है इंजन, तो आपके दिमाग में क्या आता है भाई, इंजन के बारे में क्या सोच आती है आपके दिमाग में। तो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि भाई गाड़ी में इंजन होता है, कार में इंजन होता है, ये सब इंजन है। ठीक है, इंजन के बिना गाड़ी नहीं चलती है। ठीक है, तो हमें अभी इंजन की डेफिनेशन डेवलप करनी है और ऐसी डेवलप करनी है जो कि हमें याद रहे, केवल हमें एग्जाम पास करने के लिए याद नहीं रहे, जीवन भर हमें याद रहे। एक बार हम पढ़ लें तो जीवन भर दिमाग में यहाँ पे छप जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी डेफिनेशन में याद करनी है। ठीक है, समझना उस चीज़ को। तो देखिए क्या है, जैसे इंजन समझ में आता है, आप नॉर्मली सभी लोग बाइक, स्कूटी वगैरह या कार वगैरह लोगों ने ड्राइव की होगी या बैठे होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा चीज़ों को। तो देखिए क्या है, हम ये जानते हैं कि भाई हम गाड़ी में अपनी जो बाइक होती है उसमें तेल डालते हैं, स्कूटी में तेल डालते हैं। ठीक है, तेल डालते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं, किक मारते होंगे, कुछ लोग सेल्फ स्टार्ट करते होंगे। उसके बाद क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, इंजन स्टार्ट होता है, आवाज़ आती है, उसके बाद गाड़ी के पहिए आगे बढ़ने लगते हैं, यानी गाड़ी आगे मूव करने लगती है, गति करने लगती है, मोशन होने लगता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल विचारधारा सभी के दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाती है इंजन के बारे में। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इंजन की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इंजन को हम देते क्या है, हम उसमें तेल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं। ठीक है, अब वो पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है या सीएनजी भी हो सकती है, तो कई तरह के फ्यूल होते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंजन की बात करें, पेट्रोल डीजल इंजन की बात करें अगर, ठीक है, तो डेफिनेशन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बनाया ये बॉक्स, इसमें लिखा हमने इंजन। तो इंजन करता क्या है भाई, इंजन को हम देते क्या है, सोचो क्या देखते हैं, फ्यूल ही तो डालते हैं। तो फ्यूल जो होता है, जो वो लिक्विड है, ठीक है, उसके पास एनर्जी है। उसके पास क्या है, एनर्जी। किस टाइप की एनर्जी है, तो भाई उसके पास एनर्जी है कौन सी, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है उसके पास, केमिकल एनर्जी। यानी गाड़ी में आप तेल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, केमिकल एनर्जी इंजन को देते हैं। इंजन क्या करता है, उसको जलाता है, उसका कंबस्शन करता है, दहन करता है उसके अंदर। ठीक है, इंजन जलता है तो आपने देखा हो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसका साइलेंसर होता है, ये सिलेंडर होता है, वो गर्म हो जाता है, उस पर आप छुएंगे तो हाथ जल जाता है। बच्चों का अक्सर हाथ उस पर जल जाया करता है, तो ध्यान रखिएगा। केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल आप देते हैं इंजन को। इंजन क्या करता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में, यानी सिलेंडर गर्म होने लगता है। इतना आवाज़ सभी को होता है। कभी कभी आपने देखा हो गाड़ियों के बोनेट खोल के उसमें पानी वानी, रेडिएटर में पानी डालना पड़ता है। ठीक है, तो यानी गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह गाड़ी बंद भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो अब देखिए हीट एनर्जी जब होती है, उसके बाद क्या होता है भाई, गाड़ी स्टार्ट होगी तो बाइक के पहिए घूमेंगे, तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, गति करेगी, मोशन करेगी। यानी आप सभी जानते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है, मोशन होता है। तो मोशन होता है मतलब ये किस टाइप की एनर्जी है, आप मैं गति कर रहा हूँ, देखिए ऐसे मूव कर रहा हूँ, यहाँ से वहाँ मूव कर रहा हूँ, आप भी एक जगह नहीं बैठे होंगे, तो ये किस टाइप की एनर्जी होती है, ये होती है मैकेनिकल एनर्जी। ये किस टाइप की एनर्जी होती है, तो दोस्तों ये होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो देखिए इंजन की डेफिनेशन बनके तैयार हो गई यहाँ पे। तो देखिए इंजन इज ए डिवाइस एंड इंजन इज ए मशीन विच कन्वर्ट chemical energy of the fuel into heat energy and then heat energy into mechanical energy। ठीक है, क्या डेफिनेशन बनी, an engine is a device which convert chemical energy of the fuel into heat energy, यानी सिलेंडर के अंदर तेल जब जलता है उसका कंबस्शन होता है, दहन होता है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हुआ इंजन की डेफिनेशन। और एक शब्द और मैं जोड़ूंगा इसमें अपने आप से। ठीक है, अपने आप से क्या, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए जोड़ना चाहेंगे। देखिए एन इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इनटू हीट एनर्जी एंड देन हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी पार्शियली। ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्शियली। पार्शियली मतलब
कंप्लीटली नहीं, 100% नहीं, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, पूर्णतया नहीं, कंप्लीटली। तो ऐसी कोई मशीन बनी ही नहीं, कोई डिवाइस बनी ही नहीं जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में 100% कन्वर्जन कर दे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनी है। ठीक है, तो यानी कि ये केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन 100% नहीं कर पाता, कंप्लीटली नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बन गई आपके इंजन की डेफिनेशन। और ये जो हम बोल रहे हैं, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, तो ये ब्लॉक डायग्राम की मदद से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो डेफिनेशन लिखा रहा हूँ एक तरफ से आपको, ये आपको जब हम वीडियो शेयर करेंगे आपको, तो ये आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप केवल क्या कीजिए, वीडियो में आप केवल चीज़ों को समझिए, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे वहाँ पे, तो वहाँ से आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से आप जानिए इंजन की डेफिनेशन ये बनी। तो उम्मीद करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, आई। चलिए दोस्तों, अब इंजन को थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले इंजन का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे एक। ठीक है, तो हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे लिखा इंजन, या कभी कभी आपको यहाँ पे ई लिखा हुआ भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये है सोर्स, ये है सिंक। ठीक, और ये मान लीजिए आप इधर W। अब देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए इंजन को थर्मल एक्सपेक्ट से केवल कंपैरिजन करें, न्यूमेरिकल और थर्मली केवल एक्सपेक्ट से देख रहे हैं हम, इस नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। सोर्स मतलब कि इंजन में जब तेल जलता है, हीट के बारे में देख रहे हैं, अभी केमिकल मैकेनिकल के बारे में कुछ नहीं देख रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, सोर्स यानी कि जब आप 2 बूंद तेल डालेंगे इंजन में, जो भी फ्यूल अंदर जाता है तो वो जलता है, कंबस्शन होता है, तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, उष्मा जनरेट होती है, हीट एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो हीट एनर्जी किसको मिलती है, इंजन को मिलती है, और इंजन क्या करता है, उसको रिजेक्ट, साइलेंसर से जो धुआं निकलता है, वेस्ट गैसेज निकलती है, तो उनका टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ होता है। तो इस तरह से हम थर्मली देख सकते हैं उसको कि सोर्स किस चीज का, हीट एनर्जी का, किस उसका हीट एनर्जी का सोर्स। ठीक है, मान लिया इसका टेम्परेचर कितना है, T1। ठीक, यानी हीट एनर्जी इंजन लेता है। ठीक है, उस एनर्जी का, हीट एनर्जी का यूटिलाइज करता है, यूज करता है, और वर्क बदले में आपको क्या देता है, W, यानी कि वर्क डन। आपको पहिए रोटेट करा के देता है ना, गाड़ी आगे बढ़ती है जिससे, तो आपको वर्क डन करा के देता है वो। ठीक, अब दूसरी चीज समझिए, हीट एनर्जी हमने कितनी दी उसको, मान लिया Q1 अमाउंट में हीट एनर्जी हमने इंजन को दी, यानी कि फ्यूल के कंबस्शन होने पे, जलने पे जो एनर्जी डेवलप हुई, हीट एनर्जी डेवलप हुई, वो कितनी है, Q1। ठीक है, हीट को हमने Q1 से डिनोट किया है, T1 टेम्परेचर है उसका, Q1 हीट का अमाउंट है, कितनी एनर्जी डेवलप हुई, हीट एनर्जी, T1 कितने टेम्परेचर पे, भाई कुछ तो टेम्परेचर रहा होगा। ठीक, उसके बाद इंजन को दी, इंजन ने आपको क्या दिया, पहिए रोटेट करा के दिए, मैकेनिकल एनर्जी रोटेट करा के, मैकेनिकल एनर्जी डेवलप की, तो यानी हमको वर्क डन मिला, काम किया। ठीक है, गाड़ी ने काम किया, वो आगे बढ़ा, या उस पर हो सकता है कोई लोड लदा हो, वो उसको ले जा रहा हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक, Q2, अब भाई जब साइलेंसर से गैसेस निकलती है, गरम गरम गैसेस निकलती है, उनका भी तो कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ तापमान होता है, तो यानी इंजन कुछ एनर्जी रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, लेता कितनी है, इंजन हीट एनर्जी कितनी दी गई उसको, Q1, Q2 एनर्जी को वो रिजेक्ट कर देता है, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में फेंक देता है, थ्रो कर देता है। ठीक है, बदले में हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। ठीक है, इस तरह से। सिंक मतलब जहां पे ये हीट एनर्जी जाके मिल जाती है, जैसे समुद्र में पानी डालो तो समुद्र क्या है, पानी का एक सिंक है। सिंक मतलब कितना भी उसमें डालते रहो वो लेता रहेगा, लेता रहेगा। सोर्स कितनी भी एनर्जी देते रहो, ठीक है, जैसे सूरज है, कितने भी हीट एनर्जी हमको मिलती रहेगी हमेशा। ठीक, इस तरह से। तो Q1 एनर्जी इंजन को दी जाती है, बदले में W वर्क करता है, Q2 एनर्जी रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, इतनी एनर्जी का यूटिलाइज नहीं कर पाता। अब आप ऐसे समझिए, ठीक है, मान लिया तेल को जलाने पर, फ्यूल को कंबस्शन करने पर, इंजन के अंदर जलने पर कितनी एनर्जी जनरेट हुई, कितनी एनर्जी बनी, 100 यूनिट एनर्जी बनी। उसमें से इंजन ने आपको सपोज करो कितना, 100 यूनिट एनर्जी तेल के जलने से, फ्यूल के कंबस्शन होने से जनरेट हुई इंजन के अंदर। बदले में इंजन ने 60 यूनिट एनर्जी काम करके दिया, आपको वर्क डन करके दिया, यानी इतनी एनर्जी से इंजन आगे बढ़ा। ठीक, इतना काम वो उसने यूटिलाइज कर लिया, इतना वर्क डन उसने करके दिया। और बाकी जो 40 एनर्जी थी, कितनी थी, 40 वो हीट रिजेक्ट हो गई, वातावरण में थ्रो कर दी गई, फेंक दी गई, किसके द्वारा, इंजन के द्वारा। या आप ये भी कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी का यूटिलाइज इंजन नहीं कर पाया, ऐसा भी आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है,
तो भाई जो सोर्स था तेल जब जला तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब इतना वर्क डन कर दिया तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी आएगी उसका टेम्परेचर, सिलेंडर के अंदर जो हीट एनर्जी डेवलप होती है उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है वो। लेकिन जब साइलेंसर से निकलती है तो सिलेंडर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। हालांकि साइलेंसर को छूओगे तो आपका हाथ जलेगा, लेकिन जितना सिलेंडर को छूने से जलेगा उतना नहीं जलेगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं। यानी सिलेंडर ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ पे जो साइलेंसर गैसें निकलती है वो थोड़ी कम गर्म होती है, ठीक है। तो यानी हीट एनर्जी जो निकलेगी यहाँ से उसका तापमान कम रहेगा। तो हमने मान लिया कितना है, T2 है, कितना टेम्परेचर है, T2। सोर्स सिलेंडर के अंदर जलने से जो हीट एनर्जी डेवलप हो रही थी, कितनी Q1 अमाउंट में हीट एनर्जी डेवलप हो रही थी, उसका तापमान कितना था, ज़्यादा था, T1 हमने उसको माना है। सिंक जो रिजेक्ट हो रही है उसका तापमान कितना है, T2 है, और कितनी एनर्जी रिजेक्ट हो रही है, 40। इस तरह से हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ पे ले ली है, सपोज करो। अब देखिए ये हुई इंजन का एक ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया, इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं, छोटा सा एक डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। हालांकि पूछने के चांस अभी थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि पहली बार पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले चला करता था, काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी 2-3 सालों बाद ये लोग इंट्रोड्यूस किए इस चीज़ को। तो अब देखिए एक बेसिक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं एफिशिएंसी, तो पहले जानते हैं इनपुट, यानी कि आपने इंजन को क्या चीज़ दी, इनपुट क्या दी, जो आपने इंजन को दिया वही तो उसके लिए इनपुट हो जाएगी। तो उसके लिए इनपुट क्या है, तो देखिए उसके लिए इनपुट क्या है, Q1। आपने कितनी एनर्जी इंजन को दी, तेल के जलने से कितनी एनर्जी मिली इंजन को, कितनी मिली, Q1, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट मतलब इंजन से जो बाहर निकल रहा है। तो देखिए Q1, देखो इंजन को क्या दे रहे थे, इंजन के अंदर क्या जा रहा है, तो देखो Q1 जा रहा है, यानी हम इंजन को क्या दे रहे हैं, Q1 दे रहे हैं, Q1 एनर्जी दे रहे हैं। तो ये इनपुट हुई, देखो और कुछ तो नहीं दे रहे इंजन को, कुछ नहीं दे रहे और, ठीक है। क्या एनर्जी दी जा रही है इंजन को, Q1। अब देखो आउटपुट, यानी इंजन से जो चीज़ बाहर निकल रही है, आउटपुट, ठीक है। आप ऐसा समझिए, ठीक है, किसी मशीन में आप कोई इनपुट देते हैं, जैसे पंखा है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पंखा होता है, आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें जाती है और बदले में क्या करता है, वो रोटेट करता है, ठीक है। यानी उसकी आउटपुट, यानी हमें वापस क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है हवा, यानी ब्लेड जो रोटेट कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, और देते क्या, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं उसको। अब देखिए इंजन के केस में क्या हो रहा है, Q1 अमाउंट में हीट एनर्जी आप उसको दे रहे हैं और बदले में हमें क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है, और कुछ और रिजेक्ट हो रही है। भाई इंजन से ये भी तो बाहर निकल रही है हीट, T2, ठीक है, Q2। अब देखो आउटपुट क्या माने, भाई दो चीज आउट हो रही हैं, ये और ये, तो हमारे लिए आउटपुट क्या होगा, तो मेरे लाल एक बात ध्यान बिल्कुल कर लो, आउटपुट वो वाली चीज ली जाती है जो हमारे काम की हो, जो डिजायरेबल हो, जो हम चाहते हैं। हमारी चाहत क्या है इंजन से, क्या हम चाहते हैं साइलेंसर से गरम गरम हवा बाहर निकले, ये नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, गाड़ी आगे बढ़े, गाड़ी के पहिए घूमे, तो डिजायरेबल आउटपुट। तो ये आउटपुट जो है इसको ध्यान रखना है, क्या है, डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब जो हम चाहते हैं, अपनी चाहत को समझो मेरे लाल। तो देखो क्या है, तो यानी कि वर्क डन जो मिल रहा है वही है हमारी आउटपुट, और डिजायरेबल आउटपुट, इस शब्द को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा। हम क्या चाहते हैं इंजन से, हमारी चाहत क्या है, ठीक है। तो वही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने में मदद करेगा, ठीक है। और आगे भी RAC पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे, तो वहां पे भी ये चीज काम आएगी। अब देखिए क्या है, तो इनपुट दी Q1, आउटपुट हमें क्या मिला, गाड़ी हम क्या चाहते, तो हम चाहते थे वर्क कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यार ये 60 मिला था, पूरा 100 मिल जाता, तो हम तो ये चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलो जो भी मिला, तो हम क्या चाहते हैं, वर्क डन। अब सुनो एक चीज़ और जानो, ठीक है, ये हो गई Q1 हीट रिजेक्टेड, आप ऐसे भी कह सकते हैं हीट रिजेक्टेड, ठीक है। यानी हीट रिजेक्टेड, इंजन ने जो रिजेक्ट कर दी या जिसका इस्तेमाल इंजन नहीं कर पाया, उतना वेस्ट होना ही पड़ा, तो वो क्या था, Q2। अब सुनो ये हुआ। तो कभी कभी एग्जाम में आपका डेरिवेशन आ जाता है, एक छोटा सा डेरिवेशन आ जाता है कि इंजन की एफिशिएंसी के लिए, इंजन की एफिशिएंसी के लिए डेरिवेशन कीजिए, छोटा सा डेरिवेशन पूछ सकता है कभी कभी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हम सभी लोग जानते हैं इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला ईटा इक्वल टू, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं एफिशिएंसी को, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। किसी भी मशीन की, किसी भी डिवाइस की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है। आप जानते हैं एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम आती है, 100% से कम आती है। तो सीधी सी बात है, कम वाली चीज ऊपर रखी जाएगी, ज्यादा वाली चीज नीचे रखी जाएगी, ठीक है। और परसेंटेज में अगर निकालना है तो उसको क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो परसेंटेज में आ जाती है। चलिए
अब इंजन की एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखो दोस्तों क्या है, इंजन आउटपुट, इंजन से क्या मिला, तो आउटपुट कौन सी रखते हैं मेरे लाल, देखो फिर कह रहा हूं डिजायरेबल जो चाहते हैं, तो हम क्या चाहते थे इंजन से, W, वर्क क्या चाहते थे, W चाहते थे कि गाड़ी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, तो ये हुआ W डिवाइड बाय इनपुट क्या है, दिया क्या था Q1, तो ये इंजन की एफिशिएंसी हो गई। अब देखो एग्जामिनर आपसे किस फॉर्म में ये फॉर्मूला चाहता है, ठीक है, एग्जामिनर किस फॉर्म में चाहता है कि आप ऐसे बताओ उसको, तो कैसे, अब देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, देखो न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करो, न्यूमेरिकली समझोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखो 100 यूनिट एनर्जी थी, 100 में से 60 उसने हमें वर्क डन करके दे दिया, बाकी 40 को रिजेक्ट कर दिया, यानी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो अब आप ऐसे समझो कि भाई अगर ये इस 40 का भी इस्तेमाल कर लेता तो ये भी 100 हो जाता। अब ऐसे समझो, यानी 100 हमने एनर्जी दी, 100 में से 60 तो उसने हमें वर्क डन करके दे दिया और बाकी 40 नहीं दे पाया। अब देखो इनका दोनों का टोटल कितना होगा, ये Q1 है, ये Q2 है, ये W है, ठीक। तो यानी आप क्या समझ पा रहे हैं, 100 यूनिट जो एनर्जी थी उसमें से 60 तो काम करके दे दिया, 40 नहीं दिया, तो देखो इन दोनों का टोटल कितना होगा भाई, इनपुट और आउटपुट बराबर होनी चाहिए, ठीक है, इनपुट और आउटपुट क्या होनी चाहिए, बराबर, चाहे वो किसी भी, ये डिवाइड हो जा रही है, आउटपुट 2 हो जा रही है। अब देखो क्या हुआ, तो यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं 60 + 40 = 100, यही तो कह सकते हैं। यानी आपके पास सीधा सीधा सा फॉर्मूला है Q1 = W + Q2, सीधे सीधे फॉर्मूला आ जा रहा है। तो अब देखो मैं W को ऐसे लिख सकता हूं क्या, ठीक, मैं W को ऐसे लिख सकता हूं Q1 - Q2 रख दीजिए यहाँ पे, देखिए तो ये हो जाएगा Q1 - Q2 डिवाइड बाई Q1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, Q1 को Q1 से डिवाइड करो, Q2 को Q1 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 1 - Q2 डिवाइड बाई Q1, इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 - Q2 डिवाइड बाई Q1, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए हम सभी लोग क्या जानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए Q का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, Q = ms ΔT, ये फॉर्मूला सभी लोग पढ़े होंगे, हीट बराबर m × s × T, इस तरह से फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसको उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे लिखूंगा ms, यहाँ पे आएगा ms, यहाँ पे आएगा ms, ms मतलब m क्या होता है, मास होता है, s क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होती है। तो भाई पेट्रोल है तो जितना मास उसका सिलेंडर के अंदर जाएगा उतना आउटपुट भी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ T1 - T2 डिवाइड बाई T1, या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 - T2 डिवाइड बाई T1, इस तरह से भी फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। तो ध्यान करिएगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो ये छोटा सा डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। तो फॉर्मूला वाइज में आपको समझाता, थोड़ा शायद हो सकता था आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन न्यूमेरिकल समझो, 100 इधर दी, 60 इधर चली गई, 40 इधर चली गई, भाई 60 और 40 मिला के तो 100 ही होना है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे नहीं तो आपको नोट्स में ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, आप बस यहाँ पे समझिए। वीडियो किस लिए है कि आप समझिए, ठीक है। नोट तो आप PDF आपको दे देंगे, आपको वहाँ से नोट कर लीजिएगा, नो डाउट, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से प्ले कीजिए उसको, तब आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन तो हो गया, डेरिवेशन हो गया, छोटा सा आसान है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपसे फंसा सकता है आपको, ठीक है, वो चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, जैसा कि हमने देखा अभी ईटा बराबर 1 - T2 डिवाइड बाई T1, ठीक, ये फॉर्मूला अभी निकल के आया। अब देखो T1 और T2 क्या है, T1 वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हीट सप्लाई की जा रही है, इंजन को हीट मिल रही है। तो भाई जब तेल जाएगा सिलेंडर के अंदर, वो जलेगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो सिलेंडर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, T1, चाहे तो उसको सोर्स का टेम्परेचर कह दो, यानी कि जिस टेम्परेचर पे हीट उसको मिल रही है, सोर्स मतलब सोर्स से तो हीट मिलती है ना, ठीक है। तो यानी जिस टेम्परेचर पे हीट मिल रही है सिलेंडर को, इंजन को, वो टेम्परेचर है आपका T1, या इसको हाइयर टेम्परेचर भी कह सकते हैं, इसको आप सोर्स टेम्परेचर, ठीक है, या हाइयर टेम्परेचर भी कह सकते हैं, ठीक है, सोर्स टेम्परेचर या हाइयर टेम्परेचर कह सकते हैं। T2 क्या है, अब देखो T2 क्या है, T2 वो टेम्परेचर है जिस पे हीट रिजेक्ट हो रही है, बाहर जा रही, बाहर कहाँ, एटमॉस्फेयर को। जितने भी इंजन होते हैं हीट कहाँ थ्रो करते हैं, कहाँ फेंकते हैं, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, ठीक है। तो कभी कभी ये T2 जो होता है आपको दे देता है, ऐसे दे देगा, लोअर टेम्परेचर के नाम से दे दे, ठीक है, या आपको सिंक टेम्परेचर के नाम से दे दे, किसके नाम से दे दे, सिंक टेम्परेचर के नाम से दे दे, ठीक है, या कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के नाम से भी दे सकता है। किस नाम से, एटमॉस्फेरिक
टेम्परेचर के नाम से भी दे सकता है, क्योंकि हीट जो रिजेक्ट होती है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होती है नॉर्मली, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर होता है, वैसे तो ये टेम्परेचर जो होते हैं एवरेज टेम्परेचर होते हैं, क्योंकि भाई कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है, तो टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर का वेरी करता रहता है, तो हीट रिजेक्शन का टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से। चलिए तो देखो एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला हुआ। अब प्रश्न सुनिए, क्वेश्चन जानने की कोशिश कीजिए। कहाँ इतना पढ़ने के बाद, किताबों में इतना लिखा हुआ है, उसको समझने के बाद क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। एक कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो कंपटीशन लेवल में आते हैं, या कभी कभी एग्जामिनर 2 4 5 साल में एक आधा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट को आपने ठीक से समझा तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे, कभी भी उसमें नहीं उलझेंगे। तो देखिए क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, हीट ऐसे समझ लीजिए 200 किलो जूल हीट इज सप्लाइड, ऐसे समझ लीजिए 200 किलो जूल हीट इज सप्लाइड, ठीक है। यानी इंजन को कितनी हीट एनर्जी दी जाती है, 200 किलो जूल एनर्जी दी जाती है। इसी इंजन को 200 किलो जूल हीट सप्लाई की गई, और साथ ही साथ दे देगा उसमें से क्या हुआ, 150 किलो जूल हीट रिजेक्ट कर दी गई। क्या हो गई, रिजेक्ट कर दी गई, रिजेक्टेड हो गई। तो इंजन की एफिशिएंसी बताओ या इंजन का वर्क डन बताओ। तो देखो वर्क डन निकालना हो तो क्या, जैसे कि हम बता चुके थे, वर्क डन बराबर Q1 माइनस Q2, ठीक है। भाई इतनी एनर्जी थी, इतनी रिजेक्ट हो गई, तो वर्क डन कितना मिला, इसमें से इसको घटा दो तो 60 आ जाएगा। देखो 100 में से 40 को घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि भाई 200 दी थी, 150 रिजेक्ट हो गई, तो हमें वर्क डन कितना मिला, 50 किलो जूल वर्क डन मिला। सिंपल क्वेश्चन। एफिशिएंसी पूछेगा तो एफिशिएंसी भी आप बता सकते हैं कैसे, तो देखो आप बता सकते हैं W डिवाइड बाई, या तो ऐसे बता दीजिए W डिवाइड बाई Q1, ठीक है। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं 50 डिवाइड बाई Q1 कितना था 200, ठीक है। तो कितना आ गया 1/4, कितना आ गया 25%। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25%, ये वैल्यू आ रही होगी 0.25, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25%। ये होता है सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, ठीक। अब देखिए एक टेढ़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टेढ़ा क्वेश्चन क्या हो सकता है, अब आपसे क्या कहेगा, ठीक है, बस इसमें सोच पे निर्भर करता है आपकी, ठीक। फॉर्मूला ऊपर लिखा ही हुआ है ऑलरेडी एफिशिएंसी का। क्वेश्चन ये पूछता है, ये बताइए इंजन की एफिशिएंसी गर्मियों में ज़्यादा होगी या सर्दियों में। तो हम लोग यही चाहते हैं हमेशा कि भाई इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, इंजन की एफिशिएंसी क्या रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि हमको वर्क डन ज़्यादा मिले। तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ही ज़्यादा वर्क डन हमको मिलेगा, ये जानिए। तो हम यही चाहते हैं कि भाई जितना हम तेल डालें हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन मिल जाए, गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर पाए, हम यही चाहते हैं, यही हमारी चाहत है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये बताइए इंजन की एफिशिएंसी गर्मियों में ज़्यादा होती है या सर्दियों में। अब आपका दिमाग चकराएगा, यहाँ पे चकराएगा क्या, यार ये गर्मी सर्दी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है, और किताबों में लिखा भी नहीं होता है कि भाई गर्मी में ज़्यादा होती है कि सर्दियों में ज़्यादा होती है। तो देखिए क्या है, वैसे तो जो हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ये हमें आपको ABCD पढ़ा रहे हैं, अभी क्या पढ़ा रहे हैं आपको, ABCD, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब ये जानिए गर्मी सर्दी का लफड़ा क्या है भाई। तो हम इतना तो समझते हैं कि गर्मी में तापमान टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दी में टेम्परेचर कम होता है। अब इस फॉर्मूले को स्टडी करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो रियल नॉलेज होती है ना, रियल ज्ञान होता है, वो फॉर्मूले में ही छुपा होता है। थ्योरी पढ़ने से ज्ञान कम मिल पाता है। आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उस न्यूमेरिकल को समझ लो अच्छे से, फॉर्मूला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कोई थ्योरी व्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए क्या है, अब ये देखिए 1 माइनस T2/T1। अब ऐसे समझिए आप, मैंने आपसे कहा एक इंजन है, ठीक है, जिसका ये जो टेम्परेचर है ये है, मान लिया आपका, ऐसे मान लीजिए आप, जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, 300 डिग्री केल्विन मान लिया, ठीक। और हीट जो सप्लाई की थी, यानी ये जो टेम्परेचर था, ये वाला जो टेम्परेचर था हमारा, इसको मान लीजिए कितना था, इसको मान लीजिए ये 600 डिग्री 600 था, और ये जो टेम्परेचर था कितना था 300 मान लिया, ठीक है, ये कितना था 600। तो अब देखिए एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, कितनी आ गई 0.5, या इसको कह सकते हैं 50%। एक नॉर्मल सी चीज़ आपने देखी, ठीक है।
यानी हमने कहा हीट जो सप्लाई की जा रही है वो 600 पे की जा रही है, 600 टेम्परेचर पे की जा रही है, और हीट जो रिजेक्ट की जा रही है 300 केल्विन पे रिजेक्ट की जा रही है। तो आपने सिंपल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया और एफिशिएंसी आ गई 50%। ठीक, अब देखिए ये सर्दी गर्मी का लफड़ा क्या है। तो यहां समझिए T1 जो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे हीट सप्लाई की जाती है, T2 क्या टेम्परेचर होता है जिस पे हीट रिजेक्ट होती है। तो नॉर्मली हीट जो रिजेक्ट होती है वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, हालांकि साइलेंसर जो गैसेस निकलती हैं उनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जितना कम होगा हीट रिजेक्शन का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। यानी सर्दियों में एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कम होता है, तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सर्दियों में ये T2 जो होगा हीट रिजेक्शन का एवरेज टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं कम हो जाता है। सर्दियों में ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। तो हमने माना गर्मियों में टेम्परेचर कितना था, ये इसको मान लीजिए समर, हीट रिजेक्शन का जो टेम्परेचर था एटमॉस्फेयर को समर में कितना था, मान लिया 300 था। ठीक है, अज्यूम कर लिया डाटा। सर्दियों में क्या होगा, तो भाई जाहिर सी बात है 300 से तो कम ही रहेगा। क्या रहेगा, 300 से कम रहेगा। मान लिया कितना है, विंटर की बात करें तो हीट रिजेक्शन का जो टेम्परेचर है मान लिया कितना है 150, मान अज्यूम किया भाई। ठीक है, कुछ तो कम होगा। ठीक है, तो देखो कितना हुआ। अब यही अगर हमने समर में निकाली थी एफिशिएंसी तो इतनी आ रही थी, विंटर में निकालेंगे तो भाई देखो 1 माइनस 150 डिवाइड बाई 600 कितना आ जाएगा। ठीक है, तो वह आ जाएगा 1 माइनस 0.25, यानी कि ये आ गया आपका 75%। देखो तो यानी विंटर में एफिशिएंसी ज़्यादा आ गई। ठीक है, अब देखो आप ये भी कह सकते हैं सर T1 पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मेरे लाल सुनो, T1 टेम्परेचर वो होता है जो सिलेंडर के अंदर फ्यूल जलने से मिलता है। तो आप एक बूंद पेट्रोल को चाहे गर्मी में जलाओ, चाहे सर्दी में जलाओ, चाहे बरसात में जलाओ, तो एक बूंद जलने के बाद जो एनर्जी रिलीज करता है, उससे जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो सर्दियों में भी उतनी होगी, गर्मियों में भी उतनी होगी, कभी भी उतनी होगी। ठीक है, वो बात अलग है कि हीट लॉस हो जाएगा जल्दी। ठीक है, लेकिन T1 टेम्परेचर फिक्स है। 1 लीटर पेट्रोल को आप कभी भी जलाओगे, 1 किलोग्राम पेट्रोल को कभी भी जलाओगे तो वो सेम अमाउंट में एनर्जी डेवलप करेगा जलने के बाद, लेकिन रिजेक्शन वाला चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ विंटर में इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, यानी आपकी गाड़ियों की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे ये बात नहीं की जा रही है मेरे दोस्तों, समझिएगा इस चीज़ को, ये बात नहीं की जा रही है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, वो अलग फैक्टर है। ठीक है, अभी केवल एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के दीजिएगा मुझे। मैं इसी क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरीके से पूछता हूँ। मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताइए लद्दाख में गाड़ी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी या राजस्थान में। क्वेश्चन समझ चुके हैं? अगर समझ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिएगा मुझको। ठीक है, कि लद्दाख में गाड़ी की इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी या फिर राजस्थान में। ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी इनको कितने तरीकों से बांटा जा सकता है, कितने तरीकों से स्टडी किया जा सकता है। तो बेसिकली बहुत सारे तरीकों से क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो स्टडी करने के लिए हमको नेसेसरी है वो एक ब्रॉड सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हम इंजन को आगे पढ़ेंगे और भी क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमने किया है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और साथ में इंटरनल कंबस्शन इंजन। दो तरह के इंजन को डिवाइड किए गए हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो पहले जान लेते हैं ये शब्द जो है कंबस्शन, इसका मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, कंबस्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूल जो होता है, ईंधन जो होता है वो जलता है, बर्न होता है, यानी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद वो जलने के बाद हीट एनर्जी रिलीज करता है, मतलब उससे हमें हीट एनर्जी, उष्मा एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी हमको मिलती है। ठीक है, तो ऐसा इंजन, ठीक है, जिसमें कंबस्शन इंजन के अंदर हो, सिलेंडर के अंदर हो, उसको कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। जिसमें बाहर हो, सिलेंडर के बाहर हो, इंजन के बाहर हो, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल। ठीक है, कंबस्शन समझ गए आप, फ्यूल जलता है, बर्न होता है, उसके जलने के बाद हीट एनर्जी डेवलप होती है, उष्मा ऊर्जा डेवलप होती है। ठीक है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो ये हीट एनर्जी जो डेवलप हो रही है ये कैसे हो रही है। तेल डालते हैं, सिलेंडर के अंदर तेल जाता है, वहाँ पे एयर भी रहती है प्रेजेंट। तो एयर और पेट्रोल, पेट्रोल मान लो या जो भी फ्यूल है, जब एयर का और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो बर्न होता है, वो जलता है और जलने के बाद ऊर्जा उत्पन्न करता है, एनर्जी डेवलप करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंबस्शन। यानी कंबस्शन में फ्यूल एयर का मिक्सचर जलेगा, बर्न होगा और हीट एनर्जी डेवलप होगी। तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका कंबस्शन। कंबस्शन आप समझे। अब आगे पढ़ते हैं।
तो भाई बाइक जो होती है, बाइक मोटरसाइकिल स्कूटी हो गई आपकी, तो उसमें क्या करते हैं, टंकी में तेल डालते हैं, टंकी फिर वो पाइपलाइन के थ्रू सिलेंडर के अंदर जाता है, इंजन के अंदर जाता है, वहाँ पे ईंधन का दहन होता है, जलता है ईंधन, फ्यूल जलता है, बर्न होता है, और उस जलने से क्या होता है, हीट एनर्जी डेवलप होती है, उष्मा ऊर्जा डेवलप होती है। ठीक है, वो काम अगर सिलेंडर के अंदर हो रहा है, इंजन के अंदर हो रहा है, तो उसको कहेंगे इंटरनल कंबशन इंजन। यानी कंबशन का जो प्रोसेस है, अगर सिलेंडर के अंदर, इंजन के अंदर हो रहा है तो इंटरनल कंबशन इंजन, अगर सिलेंडर के इंजन के बाहर हो रहा है तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो इंटरनल कंबशन इंजन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईसी इंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईसी इंजन्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हो गया, जैसे आप नॉर्मली देखते हैं सभी, पेट्रोल इंजन और कौन से, डीजल। ठीक है, पेट्रोल इंजन और कौन से इंजन, डीजल इंजन। तो ये सब इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ही पेट्रोल, फ्यूल, तेल वगैरह सब वहीं जलता है। ठीक, दूसरा देखते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, इसको ईसी इंजन, ईसी एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी बोला जाता है। जैसे कि स्टीम इंजन हुआ करते थे पुराने टाइम में। ठीक है, क्या हुआ करते थे? स्टीम इंजन्स। ठीक, तो देखो भाई, एक्सटर्नल इंजन के बाहर कैसे चलता है, तो देखो क्या है, इंजन को क्या चाहिए, इंजन को चाहिए हीट एनर्जी। ठीक है, उसको मतलब नहीं है तेल कहाँ जला रहे हो तुम, सिलेंडर के अंदर जलाओ कि बाहर जलाओ, उसको मतलब नहीं है। इंजन को चाहिए हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। तो भाई इंजन को हीट एनर्जी चाहिए, तो हमारे मन की मर्जी है, हमारी चाहत क्या है, फिर चाहे तो हम इंजन के अंदर जलाएं, सिलेंडर के अंदर जाएं, चाहे बाहर जलाएं। तो देखिए, पहले बाहर वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। आपने देखा होगा, पुरानी मूवीज देखी होंगी, शोले मूवी देखी होगी, है ना? तो उसमें क्या, गुंडे पीछा कर रहे हैं, विलन गुंडों ने अटैक कर दिया, ट्रेन भागी जा रही है, ट्रेन धीरे चल रही है, उसको ट्रेन को तेज दौड़ाना है, तो वो क्या करते थे, कोयला लेते, झोंकने लगते थे भट्टी में। ठीक है, और ज्यादा कोयला डालो तो तेज गाड़ी क्या होगी, हीट जनरेट होगी, कोयला जलेगा, हीट एनर्जी डेवलप होगी, इंजन तेजी से भागेगा। ठीक है, ट्रेन ज्यादा तेजी से, स्पीड से दौड़ने लगेगी। तो कुल मिला के वो काम बाहर ओपन खुले में हो रहा था। भट्टी क्या थी, खुली हुई थी भाई, उसमें ढक्कन थोड़ी लगा था, बंद थोड़ी थी। तो यानी कोयला डाले जा रहे हैं, हीट एनर्जी डेवलप हो रही है, वो हीट एनर्जी इंजन तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो इंजन को क्या चाहिए, इंजन को मतलब है केवल हीट एनर्जी से। तो स्टीम इंजन में वो काम इंजन के सिलेंडर के बाहर होता था, इसलिए उसको स्टीम इंजन में क्या होता था, ये कंबशन प्रोसेस, हीट जो डेवलप होती थी वो सिलेंडर के बाहर होती थी, इंजन के बाहर होती थी। इस हीट एनर्जी को ले जाया जाता था इंजन तक। उस हीट एनर्जी को ये स्टीम इंजन कन्वर्ट कर देता किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसलिए स्टीम इंजन जो है वो कैटेगरी में आते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन की, और पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या सीएनजी इंजन जो होते हैं वो कैटेगरी में आते हैं इंटरनल कंबशन इंजन की। तो देखिए, हमारे सिलेबस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनल कंबशन इंजन, यही आपके सिलेबस में है, ये पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमारा बेसिकली फोकस रहेगा इंटरनल कंबशन इंजन पर, यानी पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। सिलेबस में भी यही है। दूसरी बात, ये इंजन जो है आजकल बहुत कम इनका उपयोग होता जा रहा है, यूटिलिटी इनकी खत्म हो चुकी है लगभग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली आज की डेट में जो यूज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन। तो इन्हीं पर हमारी पूरी स्टडी फोकस रहे।